दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल प्रयास विद अवधेश में स्वागत है। यान विकास भारतीय यान विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आपके लिए ये तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग GSLV यान के बारे में पढ़ेंगे। कौन से यान के बारे में? GSLV यान के बारे में। हम GSLV यान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं SLV और ASLV, फिर PSLV। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक SLV और ASLV और PSLV की क्लास नहीं देखी है वो लोग प्लीज पीछे की क्लास को जो मैं अपडेट कर चुका हूं उन क्लासों को देखिए आप, और फिर उसके बाद इस क्लास को समझिएगा। आपको अच्छे तरीके से ये क्लास समझ में आएगी। मैंने जो पहली क्लास आपके लिए डाली थी YouTube पर, उसमें मैंने सबसे पहले जो बताया था यान क्या होता है और साथ ही साथ SLV के बारे में बताया। जो दूसरी क्लास मैंने डाली वो डाली ASLV और PSLV यान के बारे में। आप उसको देख लें, उसके बाद ये समझ में आएगा। GSLV यान का विकास का जो प्रोग्राम था वो 1990 के दशक से प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ? 1990 के दशक से। 1990 के दशक में GSLV यान के विकास के लिए एक सबसे बड़ी समस्या जो थी वो थी क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन, भारत इस इंजन को बनाने में सक्षम नहीं था, अर्थात भारत के पास इस इंजन को बनाने की तकनीक नहीं थी। इसीलिए भारत ने 1991 में, याद रखिएगा जो चीज मैं बता रहा हूं, 1991 में रूस के साथ समझौता किया। किसके साथ समझौता किया? रूस के साथ। लेकिन रूस पर अमेरिका द्वारा दबाव डालने के कारण रूस क्रायोजेनिक तकनीक को भारत को देने के लिए पहले तो राजी था, लेकिन अमेरिका द्वारा दबाव डालने के कारण रूस क्रायोजेनिक तकनीक को भारत को देने से मना कर दिया। ऐसे में भारत के सामने केवल एक ही विकल्प रहा कि अब क्रायोजेनिक तकनीक को न लेकर हम सीधे क्रायोजेनिक इंजन को क्रय कर लें, अर्थात आयात कर लें, और रूस इस बात के लिए राजी हो गया। परिणाम स्वरूप रूस ने 2001 में 6 क्रायोजेनिक इंजन भारत को दिए। कितने क्रायोजेनिक इंजन? 6 क्रायोजेनिक इंजन भारत को दिए। हम जानेंगे क्या होता है क्रायोजेनिक इंजन। देखिए, क्रायोजेनिक इंजन एक ऐसा इंजन या मशीन या यंत्र होता है जो अति निम्न ताप के विज्ञान पर काम करता है। देखिए, क्रायोजेनिक इंजन, इसका नाम क्यों पड़ा? तो क्रायोजेनिक एक तकनीक होती है जो अति निम्न तापीय तकनीक होती है। इसमें जो भी ईंधन और ऑक्सीकारक होता है उसे लिक्विड फॉर्म में, अति निम्न ताप पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके, तब्दील करके प्रयोग किया जाता है। देखें, क्रायोजेनिक इंजन में जो ईंधन होता है, याद रखिएगा, क्रायोजेनिक इंजन में जो ईंधन होता है मतलब प्रोपोलेंट अर्थात प्रणोदक जो ईंधन होता है वो हाइड्रोजन होता है। कौन होता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन, इसको याद रखिएगा, ये PSC प्री में आया है। हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। गैस से किस में बदल जाता है? लिक्विड में। कितना तापमान चाहिए? -253 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक मतलब जो ईंधन को जलाने में सहायक होता है। तो ऑक्सीकारक के रूप में इसमें प्रयोग किया जाता है क्या? तो इसमें प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीकारक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन वही -183 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अर्थात क्रायोजेनिक इंजन एक ऐसा यंत्र या मशीन होता है जो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को क्रमशः ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग करता है। किसके रूप में प्रयोग करता है? ऑक्सीकारक के रूप में। हाइड्रोजन कितने पर लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है? -253 डिग्री सेल्सियस पर। और ऑक्सीजन कितने पे? -183 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे यान को पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ने के साथ साथ इस टेम्परेचर को भी बनाए रखना आवश्यक हो, हमारे देश के पास नहीं थी। इसीलिए हमने रूस के साथ समझौता किया था। क्यों? क्योंकि रूस के पास यह टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी। हमने खुद का क्रायोजेनिक इंजन 2010 में विकसित कर लिया। 2010 में हमने खुद का क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर लिया। अब भाई क्रायोजेनिक इंजन क्यों जरूरी है?
क्योंकि जीएसएलवी यान में क्रायोजेनिक इंजन की आवश्यकता होती है 3rd स्टेज में, इसलिए क्रायोजेनिक के बिना जीएसएलवी यान की कल्पना करना संभव नहीं है। तो 2010 में भारत ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर लिया, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर लिया, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से, कंपन की वजह से ये मिशन सफल करने में सफल नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप भारत ने प्रयास जारी रखा और 2014 में भारत ने पुनः सही तरीके से खुद का क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर लिया और इस तरीके से भारत 24 सालों में इस तकनीक को प्राप्त कर सका, क्रायोजेनिक इंजन बनाने की तकनीक को। भारत ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है क्रायोजेनिक इंजन को बनाने के लिए और आखिरकार 2014 में हम क्रायोजेनिक इंजन बनाने में क्या हो गए, क्रायोजेनिक इंजन बनाने में पूरी तरीके से सफल हो गए। कब सफल हुए? 2014 में। इसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और भारत आज जीएसएलवी यान से भारी भरकम 4 टन तक वजनी उपग्रहों को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजने में सक्षम है। जी हाँ, आपने सही सुना, जीएसएलवी यान वर्तमान में आज के समय में 4 टन 4,000 किलोग्राम तक के उपग्रह को या किसी भी पेलोड को 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थापित करने में सक्षम है। जीएसएलवी जो यान है वो यान क्यों विकसित किया गया? जीएसएलवी यान, इसके वर्जन भी हैं, जैसे आप कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे जीएसएलवी MK 2, और आप देखते होंगे एक और वर्जन है जो आधुनिक समय में विकसित किया गया है, 2017 में विकसित किया गया है, जीएसएलवी MK 3। MK का मतलब होता है मार्क। क्या होता है? मार्क। तो सबसे पहले हम जीएसएलवी को जानते हैं, बाद में उन सीरीजों को समझेंगे। तो जीएसएलवी यान जब विकसित किया गया तब इस यान की जो ऊंचाई थी वो 43.43 मीटर थी। इतना ऊंचा था ये यान, 43.43 मीटर। इसका जो वजन था भाई, ये ऊंचाई है और ये वजन है। इसका जो वजन था वो 640 टन था। इसी कारण इसरो ने इसको फैटी वाय कहा है। क्या कहा भाई? फैटी वाय। याद रखिएगा, किस यान को इसरो ने फैटी वाय कहा है? किसने कहा है फैटी वाय? इसरो ने। बहुत वजनी है ना, इसी कारण इसको क्या नाम दिया गया? फैटी वाय। अब देखेंगे इसके बाद ये कितने चरणीय हैं, तो इसके चरण देखते हैं। स्टेज, ये भाई 3 स्टेज का है। 3 स्टेज। कितने स्टेज का है? 3 स्टेज। और इसके देखिए तीनों स्टेजों में क्या क्या है, क्रम से देखेंगे। पहली जो स्टेज है, दूसरी जो स्टेज है और जो तीसरी स्टेज है। पहली स्टेज में इसके ठोस ईंधन है। कौन सा ईंधन है? ठोस ईंधन है। दूसरी जो स्टेज है इसमें द्रव ईंधन है। कौन सा ईंधन है? द्रव ईंधन। और तीसरी जो स्टेज है इसमें क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक इंजन। कौन सा इंजन है भाई? क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, तो देखिए इसकी 3 स्टेज हैं। ठोस ईंधन पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में द्रव ईंधन और तीसरी स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन। उसी क्रायोजेनिक इंजन की बात कर रहा हूं जिसका विकास मैंने आपको बताया, जिसका विकास भारत ने रूस के सहयोग से किया है, रूस के क्रायोजेनिक इंजन से किया है। अब देखते हैं इस यान के बनाने के उद्देश्य क्या थे, प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे। तो भाई इस यान के बनाने के प्रारंभिक उद्देश्य थे कि भारत इस समय जब इस यान के विकास के बारे में सोच रहा था, भारत 2000 किलोग्राम से ज़्यादा वजनी उपग्रह भेज नहीं पा रहा था। क्या नहीं कर पा रहा था? भेज नहीं पा रहा था। और संचार उपग्रह होते हैं ना, वो क्या होते हैं? 2000 किलोग्राम से ज़्यादा वजनी होते हैं। तो भाई आप कहोगे कि क्या भारत ने संचार उपग्रह जब तक इस यान का विकास नहीं किया तो नहीं भेजे? बिल्कुल भेजे। लेकिन भारत ने संचार उपग्रहों को भेजने के लिए 1981 से दूसरे देशों के केंद्र, लॉन्चिंग केंद्र और दूसरे देश के यान का प्रयोग किया है। बल्कि भारत का इस यान को, इस उपग्रहों को भेजने और इस यान को लॉन्च करने का ना तो तकनीकी थी और ना ही यान था। तो भारत ने जो भी संचार उपग्रह भेजे वो दूसरे देशों के सहयोग से भेजे, मुख्य रूप से रूस, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के एरियन यान का प्रयोग करके। तो भाई भारत ने भी संचार उपग्रह भेजे हैं। 1981 में पहला संचार उपग्रह भेजा जिसका नाम था एप्पल। इसके बाद 1982 में भारत ने
अपना इनसैट नामक प्रोग्राम संचार उपग्रहों का संचालित किया, जिसके अंतर्गत भारत ने कई सारे उपग्रह भेजे और उन्हीं उपग्रहों के परिणाम स्वरूप ही भारत में दूरदर्शन और भारत में आगे चलकर DTH सेवाएं, 3G 4G और वर्तमान में 5G जैसी सेवाएं मिल रही हैं। लेकिन अब हम दूसरे देश पर निर्भर नहीं हैं, अब हम खुद के यान से अपने संचार उपग्रह भेजते हैं। तो देखिए भारत ने इस यान का क्यों विकास किया? तो भारत ने इस यान का विकास किया 2000 किलोग्राम से ज्यादा वजनी उपग्रहों को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, याद रखिएगा संचार उपग्रहों को कहां भेजना होता है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजना होता है। 2000 किलोग्राम के वजन के उपग्रहों को कहां भेजना था? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और भारत इतना नहीं भेज पा रहा था। क्यों? क्योंकि जो PSLV यान भारत ने विकसित किया था, ध्यान से देखिएगा, PSLV यान जो भारत ने विकसित किया था वो यान वर्तमान में इस समय तक 1750 किलोग्राम वजन के उपग्रह को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजने में सक्षम था। 1750 किलोग्राम के वजन को कहां? लोअर, पृथ्वी की निम्न कक्षा में भेजने में सक्षम था, जबकि 1425 किलोग्राम के वजन को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजने में सक्षम था। याद रखिएगा, तो PSLV यान की क्षमताएं थीं, ये 1750 किलोग्राम को निम्न कक्षा में, मैंने आपको पहले भी बताया है, निम्न कक्षा का मतलब भाई मान लो निम्न कक्षा का मतलब 600 किलोमीटर तक, कहां तक? 600 किलोमीटर तक भेज सकता था 1750 किलोग्राम के वजन को, और 36,000 किलोग्राम के वजन को तक कितना भेज सकता था? 1425 किलोग्राम। और हमको भेजना कितना था? 2000 किलोग्राम। और कहां भेजना था? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और हमारा ऐसा कोई भी यान विकसित नहीं था जो इतनी ऊंचाई तक भेज सके। इसीलिए भारत ने कौन सा यान विकसित किया? GSLV, जिसमें यह क्षमता थी कि वह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक 2000 किलोग्राम तक के वजन को भेज सकता था। ठीक, SLV यान का फुल फॉर्म देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखें, इसका फुल फॉर्म है जियोसिंक्रोनस, बाकी वही है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए, इस यान का ये फुल फॉर्म है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, भूतुल्यकालिक। तो देखिए, जियोसिंक्रोनस या भूतुल्यकालिक कक्षा कहां होती है? देखिए, भूतुल्यकालिक कक्षा, तो भूतुल्यकालिक कक्षा होती है भाई 36,000 किलोमीटर पर। तो इस यान का विकास किस लिए किया गया है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रहों को भेजने के लिए। अब देखेंगे, इस यान द्वारा भारत ने दो महत्वपूर्ण मिशन किए हैं। पहला तो भाई हमने GSAT नाम के जो संचार उपग्रह हैं उनको भेजा है, इस यान से उपग्रहों को भेजा है, कृत्रिम उपग्रहों को भेजा है। GSAT नाम के जो संचार उपग्रह हैं उनको भेजा है हमने GSLV यान से। क्यों? क्योंकि इनका वजन 3000 किलोग्राम से ज़्यादा होता है और ये 4 टन तक के वजन को भेजने में, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजने में सक्षम है। इसके अलावा इसके द्वारा अभी हाल ही में साल 2019 में चंद्रयान सेकंड मिशन किया था। चंद्रयान सेकंड जो आंशिक रूप से क्या हो गया था? असफल हो गया था। आंशिक रूप से असफल हो गया था। ये पूरी तरीके से असफल नहीं था, केवल आंशिक रूप से असफल था। क्यों? क्योंकि भाई इस यान का जो ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर वो तो अपनी कक्षा में यथावत स्थिति में स्थापित हो गया, लेकिन जो लैंडर था वो ऑर्बिटर से अलग होते समय इसरो के केंद्र से संपर्क तोड़ दिया, और तोड़ने के कारण लैंडर के साथ जो हमारा रोवर था, रोवर मतलब रोबोट, रोवर, इसका नाम था प्रज्ञान। क्या नाम था? प्रज्ञान। याद रखिएगा, इस चीज को परीक्षाओं में आता है भाई, प्रज्ञान। और लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। क्या नाम था? विक्रम। ठीक है, तो ऑर्बिटर से लैंडर अलग होते समय इसरो के केंद्र से संपर्क टूटने के कारण ये मिशन, ये लैंडर
चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग के कारण आंशिक रूप से असफल हो गया। बाकी हम चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचे हैं, इस यान ने हमको पहुंचाया है। इसके अलावा इसरो के कुछ भविष्य के मिशन हैं जो GSLV M के 3rd यान से करना चाहता है, और वो मिशन है गगनयान। कौन सी मिशन? गगनयान। इसरो का प्लान है कि इसे 2022-23 में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 7 दिनों तक, कितने दिनों तक? 7 दिनों तक 3 अंतरिक्ष यात्री, कितने अंतरिक्ष यात्री? 3 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की कक्षा में परिक्रमा करेंगे, अंतरिक्ष की कक्षा में रहेंगे, और ये भारत का पहला मानव युक्त मिशन होगा। अर्थात इसरो इस यान को रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के रूप में विकसित करना चाहता है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के रूप में, अर्थात पुनः उपयोगी यान के रूप में विकसित करना चाहता है। इसके बाद अब देखते हैं हम कि भारत ने जब GSLV यान का विकास कर लिया तो फिर भाई GSLV M के 2nd का विकास किया, और GSLV M के 2nd से भारत GSLV M के 2nd से भारत जो था वो 2500 किलोग्राम से अधिक वजन को 36,000 किलोमीटर तक भेजने में क्या हो गया? सक्षम हो गया। किलोमीटर तक भेजने में क्या हो गया? सक्षम हो गया। लेकिन देखिए कारनामा, देखिए भारत ने साल 2017 में, याद रखिएगा कौन सी बार? साल 2017 में GSLV M के 3rd का विकास किया, और इस 3rd यान के द्वारा भारत 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक 4 टन को अगर हम कन्वर्ट कर दें तो 4,000 किलोग्राम तक के वजन को कितनी ऊंचाई तक भेज सकता था? भेज सकने में सक्षम है आज। कितनी ऊंचाई तक? 36,000 किलोमीटर तक। भारत के इसी यान के विकास को देखकर भारत के जो दुश्मन देश हैं उनकी आंखें किरकिरी हो गई हैं। वो कह रहे हैं कि भारत यान विकास या रॉकेट विकास कार्यक्रम की आड़ में अपने देश में मिसाइलों का विकास कर रहा है, और भारत मिसाइल को एक कॉन्टिनेंटल से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक, किसी भी महाद्वीप तक भेजने में सक्षम हो गया है। सही है भाई, डरना चाहिए, बिल्कुल डरें। इससे क्या होगा? हमारी ही जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी होगी। हम उनके कहे अनुसार ये करने में सक्षम हैं तो हैं, ठीक है। चलिए, तो भारत आज इतना सक्षम है कि 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक 4,000 किलोग्राम तक के वजन को क्या कर सकता है भाई? भेज सकता है। और किस यान के द्वारा? GSLV का ही नया वर्जन। कौन? GSLV M के 3rd, जिसे कब विकसित किया भारत ने? 2017 में, ठीक है। PSC के प्री के 7 यूनिट का जो उपग्रह यान तकनीक है उसका अगला वीडियो भी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और भी जितना हो सके दूसरे दोस्तों तक पहुंचाइए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।